प्रवेश, कंटिन्यू। Yeah, so we were talking about this quote, and Oshik, if you have something, so you can हम्म share. मैं इसमें दो एरियाज को हाईलाइट करूंगा। पहली बात है कि एन एपल एंड डी इफ वेल एम्ड, तो इसमें बात करूंगा प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ इज बेटर देन क्योर। क्योंकि डॉक्टर क्योर करता है, एप्पल प्रिवेंट करता है कि आपको बीमारी ही नहीं हो। तो इसको ये अगर इंटरप्रिटेशन यूज किया जाए तो हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मिटिगेशन और रीसेटलमेंट की जगह आप डिजास्टर होने ही नहीं दे, आप कैसे इसको शुरू में आप रेट्रोफिट कर दे। तो डिजास्टर का जो माइंड, उसका एक एग्जांपल ले लेंगे, हर कोई साइक्लोन का हो गया या फिर एग्जांपल उड़ीसा का 1999 का, और आज का वेल एम्ड था, इसलिए लोग कम मरते हैं और फिर एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका एक हो गया। दूसरा पहलू हो जाए कि हेल्थ का, कि एयर पोल्यूशन होता है या फिर वाटर पोल्यूशन होता है तो वो हम लोग क्योर कर रहे हैं। डॉक्टर डॉक्टर मतलब कि आप टेक्नोलॉजी से आप क्योर करो आप, लेकिन आप शुरू में कम कर दो। तो आपके के लिए क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, 3R इकोनॉमी, लाइफ मिशन, ये बेसिकली हेल्प करेगा कि क्लाइमेट चेंज को कम किया जाए। कि ऐसा नहीं कि मिटिगेट किया जाए, जैसे क्लाउड सीडिंग मिटिगेट करता है, लेकिन आप पोल्यूशन को ही कम कर दो। तो ये मेरे हिसाब हम्म। से ये तो दो एक एरिया। मैं यहाँ पे बस ये ऐड करूंगी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे प्रवेश बात कर रहा था, जो सिंपल ये है कि एन एप्पल अ डे, हम बोलते हैं कि एक एप्पल आप डेली खा लोगे तो यूल बी एबल टू कीप द डॉक्टर अवे, डिजीजेस आप दूर रख सकते हो। बट यहाँ पे वेल एम्ड का मतलब मैं इसको इंटरप्रेट ऐसे करूंगी हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आप एप्पल भी खा रहे हो, मतलब लिखा है कि एक एप्पल खाना इंपॉर्टेंट है, बट साथ में यू आर ऑल्सो अ ड्रग अडिक्ट, या फिर आप अल्कोहल भी ले रहे हो, तो दैट इज नॉट वेल एम्ड। मतलब सिंपली सेइंग कि एक एप्पल खा लिया एंड हम्म नाउ यू आर, मतलब यू विल बी फ्री ऑफ डिजीजेस। सो इसको और इन Yeah, डिटेल। like along with that, you need to do the exercises and the yoga and other things. हम्म। हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट आर्टिकल में, हमने डिस्कस किया था पहले कि लेंडिंग ऐप से जो ऑनलाइन है उसमें फ्रॉड होता है, एंड देयर शुड बी अ वेरी फर्म एटीट्यूड बाय द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज रिगार्डिंग द फ्रॉडलेंट लोन ऐप दैट इज बीइंग फ्लडिंग इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो प्रॉमिस करते हैं कि लोन अफोर्डेबल रेट, लो क्रेडिट स्कोर आपका, तभी आपको मिल जाएगा, हायर इंटरेस्ट रेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट लो चले चाहिए, तो एक एक तरह से मोटिवेट करता है लोगों को फंसने में। तो राइट नाउ बोथ एप्पल एंड गूगल हैव ब्लॉक सर्च ऐप, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो ऐप है उसके ऊपर में इंडिकेशन होना चाहिए कि वो ऐप जेन्युइन है कि नहीं है, या एक लिस्ट ऑफ ऐप्स होना चाहिए जहां से आप कर सकते हो। तो दूसरा Oshik, एस वेंकट, हाँ। जो एप्स हम मतलब हम देखते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के ऐप्स होते हैं, जैसे गेमिंग ऐप्स होते हैं, और उसके बाद अब ये फाइनटेक ऐप्स भी आ रहे हैं। तो जो रादर कि हम इन पे मतलब शिकंजा कसे सरकार, हम पहले ही जो ऐप बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ही कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे जो इस तरीके से ऐप जो बनाते हैं उनके ऊपर कोई सुपरविजन रखती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं ना। रेगुलेटरी अच्छा। बॉडी तो होना चाहिए एप्पल और गूगल को, कि वो रेगुलेट करेंगे कंटेंट जो भी उनका रहता है प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में रहता है, एप्पल का ऐप स्टोर में। लेकिन ऐसा ठीक है। करते नहीं है। जब कंप्लेन आता है तब रिमूव करते हैं, क्योंकि ऑन द इश्यू ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, कि वो भी चाहते हैं कि मैं क्यों हम बैन करूँ कोई किसी को, क्योंकि वो उल्लंघन हो जाएगा ना नेट न्यूट्रलिटी का। तो वो भी नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर चीज़ पे होता है, आप डायरेक्टली या कुछ भी प्रमोट नहीं कर सकते। तो कंप्लेन आने पे उनका होता है बैन। ठीक है। तो ये हमने बात किया था वेंकट रमन का, एस वेंकट रमन। वो कैसे उन्होंने स्टीयर आउट किया इंडिया को वारंट ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। 1980s में वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, जब ये रंगारत रंजन, इनके बारे में सुनते हैं, मानसी बताएगी, कमेटी होता है इनके नाम पे। हाँ, पॉवर्टी। तो रंगराजन कमेटी 1998 है ना? हाँ, तो ये बताते हैं कि मैं उस समय डेप्यूटी गवर्नर था, और हम लोग डिस्कस किए थे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और उस समय जब इराक कुवैत वॉर चल रहा था, तो हमने जो क्वेश्चन उनका डिलेमा में थे, और डिटर्मिनेशन तो करेज भी था, कि कैसे हम लोग गैप और अवॉइड डिफॉल्ट इन आर पेमेंट ऑब्लिगेशन। उस समय कि ईरान कुवैत वॉर, जो गल्फ फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं 1990s में समय में, तो वो बात कर रहे थे कैसे हम लोग डिफॉल्ट पेमेंट है उसको कैसे रोके। तब उन्होंने एक हमने इन लोग दोनों ने, जब ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे और उस समय एस वेंकट रमन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वी शुड use shipping gold out of raise some part of the required foreign exchange, and RBI can keep part of the gold reserve outside India. उसके कारण it can also borrow from other central bank.
ताकि जो भी सेल ऑफ गोल्ड डायरेक्टली नहीं हो, बस को बस बोरो करने के लिए यूज किया जाए। और $405 मिलियन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से भी लिया गया बाय प्लेजिंग गोल्ड आउटसाइड। हमने हालांकि हमने वापस पे कर दिया और रिडीम कर दिया गोल्ड शॉर्ट पीरियड टाइप में, लेकिन देना पड़ा। तो एक तरह से ये साइंटिटी था, कल्चर साइंटिटी उस समय जब बताते हैं कि गोल्ड को गिरवी रखना दूसरे देश में, हमारे जो धर्म में, हमारे जो संस्कृति में, ये एक देखा जाता है कि बहुत खराब, इसको अपशकुन माना जाता है एक तरह से इसको, कि अपने गोल्ड को किसी और घर में गिरवी रखना। तो ऐसा भी हुआ था उस समय। तो फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ था इनका, लेकिन एक उस समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था टेम्पररी बेसिस के लिए। और उसके बाद फिर आरबीआई had approached the government in 1990 to approach the IMF to tide over the difficulties, but the government and RBI went only in December and it helped. तो IF का था, IMF का था कि कंपेंसेटरी एंड कंटिजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो उसके अंडर में जो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है कंट्रीज को जहां पर इंपोर्ट प्राइसेस बहुत हाई रहता है, ऑयल सर्टेन फॉलिंग प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट होता है। तो उस समय उनको हेल्प मिला। और फिर साथ ही साथ उनका कंडीशन दिया गया गवर्नमेंट को, क्या क्या काम करना चाहिए ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कम हो। तो गवर्नमेंट ने डिवाइड किया रुपीस को आफ्टर 1991। और उसके बाद फिर, हाँ, उसके बाद फिर लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी भी अडॉप्ट किया गया। और फिर लास्ट में तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी आता है, और उसका एलपीजी रिफॉर्म तो है ही। तो ओवरऑल देखा जाता है कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था विद रिगार्डिंग टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म एंड ऑल्सो द एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम टुवर्ड्स द डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो डुअल एक्सचेंज रेट क्या है मानसी यहाँ पर, कि आई मेड द इनिशियल उस चेंज टाइम इन एक्सचेंज रेट सिस्टम बाय मूविंग टुवर्ड्स अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब उस टाइम पे डुअल रेट ये था कि कुछ पार्ट ऑफ जो हमारा एक्सचेंज रेट था दैट वाज डिटरमाइंड बाय आरबीआई, मतलब वो फिक्स्ड था, और सम पार्ट वाज फ्री फ्लोटिंग, तो इसलिए इसको हम डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। ओ, तो उसमें ये था कि ठीक है। एक मतलब जो फिक्स्ड वाला है वो किस पर्पस के लिए यूज करोगे एक्सचेंज रेट जो है, और जो फ्री फ्लोटिंग है वो आप किस चीज के लिए यूज करोगे, तो वो डिफाइंड था, मतलब इसलिए हम दोनों टाइप के सिस्टम यूज कर रहे थे। ठीक। Another stated inclusion of transgender person in armed forces needed and possible। तो हमने बात किया था कि मेरिट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी ट्रांसजेंडर है वो अगर टेस्ट को अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं तो फिर उनको इंक्लूजन तो होना चाहिए। तो सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटजी भी इंक्लूड किया जाना चाहिए विद इन द आर्म फोर्सेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूआंसेस ऑफ द सोशल जस्टिस। और दिस विल हेल्प द कमांडर एंड द मिलिट्री पर्सनल टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। और तो देखा गया है कि धीरे धीरे आर्म फोर्सेस भी है वो भी इंक्लूसिव बनते जा रहा है। फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्विस में पहले विमेन को इंक्लूड किया गया, उसके बाद धीरे धीरे जा करके विमेन को एक तरह से हायर फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी में डाला गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट हुआ उनका। फिर एयरफोर्स में भी इनको इंक्लूड किया गया परसेंटेज से। आईएमए और एनडीए में भी इनको इंक्लूड किया धीरे धीरे। तो हो सकता है ये भी लॉन्ग टर्म में आम ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर। ये इसमें ये लोग हैं जो फंसे हुए हैं, आर अमंग द दोज ट्रैप्ड इन इट, द मैन इन टनल वेटिंग फॉर द लाइट। SC cautioned Patanjali against making false claim about his medicine in ads। Court will take any infraction very seriously, ये बताया।
क्योंकि आयुर्वेदा टेक लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पतंजलि, दे हैड दे वर अलेज्ड फॉर मेकिंग अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट द वैक्सीनेशन ड्राइव एंड मॉडर्न मेडिसिन। ठीक। तो ये ओवरऑल एरिया है जहाँ पर फंसे हुए हैं। 5 रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन द टेबल। अमेरिकन ऑगर मशीन लाया गया है ड्रिलिंग करने के लिए। बहुत टफ। Which countries have recognized Hamas as terrorist organization? The European Union, Australia, Canada, UK, Japan, Paraguay and United States. इंडिया में कहाँ होता है, कौन से एक्ट के अंदर में आता है? टेररिज्म एक्ट 2000 इन द यूके है। इंडिया में अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसमें डेजिग्नेशन किया जाता है। तो करेंटली 44 organizations are designated as terrorist in the first schedule of the UOPA. Fight against climate change. तो स्टेटस दिया हुआ है यहाँ पर कि सोर्स एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी, तो उसमें दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि 2030 तक इट मस्ट बी बिलो 43% ऑफ 2019। लेकिन अभी ऐसा है कि 2030 तक सिर्फ 2% ही रहेगा, तो वहाँ पर भी हम लोग पीछे हैं। इट अकॉर्डिंग टू द एमिशन गैप रिपोर्ट, इट एडेप्टेशन के लिए इट रिक्वायर्स अराउंड $215 billion पर ईयर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन अभी सिर्फ 221 बिलियन है, 10 गुना कम है। लॉस एंड डैमेज के लिए $100 बिलियन पर ईयर चाहिए, लेकिन हमसे कुछ है ही नहीं रुपीस। जबकि बात भी किया गया था शर्म शेख कन्वेंशन COP27 में, लेकिन अभी भी नहीं हुआ, जीरो मनी, नो मनी। फिर एस्टिमेट्स ऑफ ट्रेन्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर नीडेड टू क्लाइमेट एक्शन, लेकिन अभी 100 बिलियन करना भी मटेरियलाइज नहीं है, फाइनेंस में 100 बिलियन भी नहीं हो पा रहा है। टेम्परेचर 1.5 डिग्री को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, ब्रीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात हो रहा है कि ब्रीच होता ही है, और 4 साल के अंदर में एवरेज एनुअल एवरेज भी हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि हम लोग जो राइट डायरेक्शन में हैं जा रहे हैं, लेकिन इतना स्लो है कि ब्रीच होना पॉसिबल है। टोटल क्या एमिशन कम होता है, देखो 2016 में 52 था बिलियन टन, 30 में आता है 32 हो जाएगा, लेकिन उतने तेज गति से नहीं हो रहा, इतना चाहिए था। तो उसी बारे में पूरा दिया हुआ है। स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट, लॉस एंड डैमेज फंड में भी ₹0 है। और फिर मनी द बिगेस्ट बैरियर, क्लाइमेट फाइनेंस हमने बात कर ली कि $100 बिलियन फ्लो कर ही नहीं रहा है। और इसी पर, इसी का डिटेल में दिया हुआ है नीचे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा यू कैन टेक दिस वन, चार्ट दिया। रियल मटेरियल फाउंड इन इसे ले सेटलर लेता सैंड। हूँ। क्या हुआ? तो बेसिकली मैं ले लेता हूँ इसे। हाँ। तो सतलुज नदी के अंदर हमें टेंटलम नाम का एक रेयर अर्थ मेटल मिला है। तो बेसिकली ये जो टेंटलम होता है, ये अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो इट इज 73। इसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो ग्रे कलर होता है, हैवी होता है और बहुत हार्ड होता है, और मोस्ट कोरोसिव रेजिस्टेंट मेटल होता है आज के टाइम पे। अगर ये एयर में एक्सपोज हो जाए तो ये एयर ऑक्साइड की लेयर बना देता है, जो कि डिफिकल्ट हो जाती है रिमूव करना, और स्ट्रॉन्ग और हॉट एसिड एनवायरनमेंट में ये इंटरेक्ट करता है। अगर हम बात करें कि इसका यूज क्या है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इसमें इसका सबसे ज्यादा यूज जो है देखने को मिलता है। और जो डिस्कवरी है टेंटलम की, वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वीडिश केमिस्ट एंडर्स गुस्ताफ एक्नबर्ग, 1802 में की गई थी इन द स्वीडन। और जो टेंटलम है, इसका नाम आया है एक किंग के नाम पे, और जिनका जो एम्पायर था वो था टाउन माउंट कॉल्ड सिप्लस इन एंटोलिया। तो यूजेस क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, कैपेसिटर्स बनाने में इनका काम आता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टेंटलम का। और
ये सब्स्टिट्यूट होता है प्लेटेनियम का, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। प्लेटेनियम जो है वो एक लग्जरी मेटल भी माना जाता है। तो जो टेंटलम कार्बाइड होता है उसके अंदर ग्रेफाइट भी होता है, और ये दोनों मिलकर एक हार्डेस्ट मटेरियल बनते हैं, और हाई स्पीड मशीन टूल्स में इनका यूज होता है। तो ये सब टेंटलम के बारे में है। और अगर तो अगर इसको याद करना है तो दो एरिया सिर्फ इम्पोर्टेंट है इसमें। कि पहले बात है कि इतना हार्ड होता है कि इसको आप यूज करते हो हाई कटिंग एज के लिए। और दूसरा कि डज नॉट रिएक्ट विद बॉडी फ्लूइड। रिएक्शन करना बहुत कम लाइकली होता है, इसलिए इसको सर्जिकल इक्विपमेंट बॉडी के अंदर सर्जरी करते हैं या फिर इम्प्लांट करते हैं उसमें यूज करते हैं इसको। क्योंकि बाकी अगर यूज करोगे तो उससे रिएक्शन हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो भी केमिकल है ये रिएक्ट ही नहीं करता है। इसी कारण यूज करता हूँ, बस वही। Government RBI on high alert on inflation. Transmission may temper demand. Inflationary pressure है, have even as it has moderated, there is persistent down risk of growth and macro economic stability from the inflation. ठीक important है। तो इन्फ्लेशन क्यों है? तो मेरे को लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन ये सस्टेनेबल इन्फ्लेशन है मानसी। डायरेक्टली वो ज़्यादा नहीं है जितना उसको कंट्रोल किया नहीं जाए। कि हेडलाइन इन्फ्लेशन भी थोड़ा लो है आउट ऑफ 4.89% इन अक्टूबर, एंड इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू परसिस्ट। हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा कंसर्न की है, क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल भी है। बाकी तो वी आर सीइंग कि इट इज मूविंग मोर टुवर्ड्स द टारगेट लेवल। हाँ, गवर्नमेंट सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट पुश हेल्दी कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इसी कारण भी लाइकली टू बी बोएंट। इन्फ्लेशन मैनेजेबल है एक ओवरऑल देखा जाए तो। दिल्ली डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, G20 समिट में आया था। तो क्या ऐसे दो या तीन इंपॉर्टेंट हैं मतलब फीचर्स दिल्ली डिक्लेरेशन के? पहले तो कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किया गया, IMEC किया गया उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन में। IMEC मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट ट्रेड इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर। हाँ, तो ये हो गया। और फिर ग्लोबल नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, मल्टीलैटरल रिफॉर्म, ऐसे बात की। ठीक। अगर इंटर IT मिनिस्ट्री टू मीट सोशल मीडिया कंपनीज ओवर द डीप फेक। ये बात किए थे कि इसको रेगुलेशन चाहिए डीप फेक का। तो उससे पहले सोशल मीडिया और बाकी मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए और रेगुलेशन चाहिए, ताकि डीप फेक कम। पॉलिटिकल लैड के लिए भी होता है डीप फेक केसेस। बात किया था कि वो फेस और बॉडी दैट हैज बीन डिजिटली ऑल्टर्ड, इट अपीयर्स दैट इज रियल, उन्हीं का एक क्लोन रहता है डीप फेक में। वन वेब भारत ग्रुप का है, ऐसे ऐसे स्पेस एक्स का है ना स्टार लिंक, वैसी वन वेब है। इट इज अ फर्स्ट वन वेब इंडिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड दिस ऑथराइजेशन। और वन वेब हेल्प करेगा स्पेस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन और इंटरनेट फैसिलिटी, इसलिए वन वेब। इन स्पेस क्या है? इन स्पेस यहाँ इज पे अ गवर्नमेंट एजेंसी which is responsible for the regulating the space activities and authorization of the conducting space activity in the country. तो इन स्पेस है। हाँ, बताओ मानसी। क्या मैं बस ब्रॉडली ये बोल रही हूँ कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन दी स्पेस। हाँ, स्पेस का जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये भी हम लोग बात करते हैं, इसमें इंडिया भी है। कौशिक, ये इंडिया, इन स्पेस जो आपने बोला ये गवर्नमेंट है? हाँ, हाँ, गवर्नमेंट। एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोलता है कि भाई तुम जो भी करो स्पेस सेक्टर में, एक मेरे थ्रू ये रेगुलेट किया जाएगा। तो ये रेगुलेशन बॉडी एक तरह से ऑथोराइज ठीक। करता है कि और भाई एक तुमको हमारे करना है जो। स्पेस के लिए एक प्राइवेट भी है, उसका क्या नाम है? वो NSIL है, वो हेल्प करता है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है कुछ नाम उसका। वो हेल्प करता है प्राइवेट बॉडीज को कि भाई तुमको ये तुम फॉर एग्जांपल इसरो को देना है पार्ट्स कि यहाँ से बन के आएगा, यहाँ से ये बन के आएगा, तो वो उसको एक देता है।
तो हेल्प करता है कि जो इंक्यूबेशन है ना, स्पेस इंक्यूबेशन, उसको प्रमोट करता है, प्राइवेट सेक्टर बॉडीज का इंकरेजमेंट करता है इन दिस ठीक है। एक्टिविटी। तो रेगुलेट नहीं ये जो करता आप बता रहे हो है, रेगुलेट करके इन NSIL, स्पेस हो गया। हाँ, NSIL एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, तो है तो कमर्शियल ये भी नाम है, हाँ, गवर्नमेंट है इसरो का, लेकिन हाँ। कमर्शियल आर्म है। हाँ, अगर प्रवेश अगर इसरो है, वो बोल रहा है कि मुझे ये जीसैट चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कैसे बनेगा, नट बोल्ट कैसे बनेगा, तो कमर्शियल नाम है, तो वो हेल्प करता है हम्म। किसी को भी। और INSPEC का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है। ठीक। ओके मानसी, वी कैन टेक अ फाइनेंशियल। ओके अभिषेक। कौशिक, ये जिंदल जो कंपनी है, ये किस चीज के हम्म। लिए फेमस है इंडिया में? जिंदल स्टील के है ना, ये तो। हाँ, जिंदल स्टील पाइपलाइन। सो ओके, सो go closer to liquidation. So we are seeing that in the Jindal Power Company also the liquidation is going on, and then clarification of the DGCA. यहाँ पे बेसिकली जिंदल ग्रुप का, जो जिंदल पावर का था, कुछ स्टेक था गो फर्स्ट एयरलाइंस में, तो उन्होंने उसको सेल कर दिया। दे विल नॉट बी होल्डिंग ऑन टू दैट। तो उसकी वजह से गो फर्स्ट एयरलाइंस की लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है विद दिस। तो इसकी वजह से वी कैन अगेन से कि जो हमारा एयरलाइन इंडस्ट्री है, जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है, दे वुड मोर रिड्यूस, एंड इसकी वजह से इट वुड बी बिकमिंग मोर ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर। So endoscopic bulb we have talked about, and banks. So banks borrowing soars on tightening liquidity. So liquidity कब tightening होती है इंडिया के अंदर? When the RBI basically takes any stance on the repo. अगर वो उसको टाइट कर देता है तो भी लिक्विडिटी इशू होते हैं, अगर उसको अकोमोडेटिव कर देता है तो भी इसमें इशू होते हैं। So we can draw from here that how the RBI's governing of the repo basically leads to the borrowing source and the liquidity issues with the banks, जिसमें उनको lending में इंटरेस्ट रेट तय करना होता है और उसके बिहाफ पे वो लेंडिंग करते हैं। तो RBI मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, I think RBI's marginal standing facility is a mechanism through which the bank takes the loans. Banks take the emergency uh, loans from the RBI. Is it so, Mansi? नहीं, क्या बोला आपने अभी डेफिनेशन? I am saying that marginal standing facility is a mechanism through which the banks takes the emergency funds from the RBI. नहीं, आई डोंट थिंक सो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी। Okay, can you please draw the exact definition if you know? मतलब जो एक तो बैंड होता है हमारा, हम बात करते हैं तो बेसिकली ये रेपो रेट से हायर इंटरेस्ट रेट पे होता है। ऑलमोस्ट वी कैन से कि ज्यादा नहीं, बट वी कैन से 0.5% या 0.25% हायर होता है देन द रेपो रेट। सो इसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि मॉनेटरी नहीं, मैं असिस्टेंस तो इसको हाँ, हाँ यूज किया वो तो जाता है। आपकी बात ठीक है, मतलब इसमें जो रेपो और जो आपका बैंक रेट होता है उसके मुकाबले जो रेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बेसिकली है तो ये मैकेनिज्म वही ना जिससे बैंक पैसा लेते हैं। हाँ वो ये मतलब वही, मतलब इमरजेंसी ठीक सिचुएशन है। के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म ही होता है, रेपो भी शॉर्ट टर्म ही होता है, बट ठीक है। डिफरेंस ये है कि इमरजेंसी के लिए होता है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी है, जिसमें अगेन लिक्विडिटी को आरबीआई कंट्रोल करते हैं। एंड देन इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व्स, ये अनाउंस किया था बट अगेन इसको फिर ग्रेजुअली विड्रॉ किया गया। सो 10% इम्पोज किया गया था बट अगेन दिस वाज विड्रॉन। Yes. So basically this LAF, MSF, and these are the windows through which the banks take the loans from the RBIs under various circumstances and as per different interest rates. तो इसमें कुछ up and down होते हैं. So the exact clarities we will look later on. So once you can scroll down.
यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल रहा है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अगर टाइटन हो रही है तो रोल ऑफ आरबीआई अगेन यहाँ पे कि कितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, सो दैट बैंक्स को ज्यादा बोरो ना करना पड़े। अगर बैंक्स को भी ज्यादा दे आर बोरोइंग अप टू 1 ट्रिलियन रुपीज, तो उसकी वजह से भी जो स्टेबिलिटी है बैंकिंग सिस्टम की उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ओके बेसिकली करुणा, चैलेंजेस हम बोल सकते हैं। करुणा आप मुझे ये बताओ कि ये जो विंडो फैसिलिटीज अभी हमने मानसर मैंने एक्सप्लेन करी, ये जब आरबीआई देता है तो आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? जब ऐसा आरबीआई काम करता है तो आरबीआई को क्या बोलते हैं जब वो ऐसा काम कर रहा है? औशिक आप बताओ। टाइटनिंग ऑफ लिक्विडिटी ना। नहीं नहीं नहीं, आरबीआई जब ऐसा कोई काम करता है तो आरबीआई आरबीआई की डेफिनेशंस होती हैं कि आरबीआई ये होता है ये होता है ये होता है। तो जब फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, डेफिनेशंस तो वो भी। आरबीआई इज नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट व्हेन इट ओपन्स दीज विंडोज। सो इसलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोला जाता है। So power demand is surging and India's peak power demand would touch 335 gigawatt in 2029 to 30 from the present level of 241 gigawatt. And the country needs 80 gigawatt of coal-based thermal power generation capacity to be built against 27 gigawatt under construction at present. So Ashik, before 30 minutes we were talking that how the 900 million ton capacity of coal we are generating, and around 45% of that is leading to the thermal coal based thermal power generation. But now the minister is also focusing that we require 80 gigawatt of coal based thermal power. So how important it becomes to focus on the coal at the same time of the renewable energy. Yes, I am also stating the same, that India will phase out slowly, but because India needs to balance between the energy security and also meet the condition as per NDC, National Demand Contribution. तो ये दोनों के लिए कोल प्लांट तो इम्पोर्टेंट है ही इंडिया के लिए, शॉर्ट टर्म के Yes. लिए। लॉन्गर टर्म के लिए धीरे धीरे इंडिया फेज आउट करे जब तक ऑल्टरनेटिव आना स्टार्ट हो। So Gujarat Vibrant Summit is going to be take place, and three key areas will be focused upon. That is the green hydrogen, space technology, and semiconductor chips in focus. So we have talked a lot about what are the semiconductor chips, what are their usage, what are the important countries who are the leading exporters of it, and Finance Ministry is saying that India's growth an outlier and inflation is a concern. So obviously we are saying that we have I think uh, 4% inflation level and plus and minus 2 band, which is considered as the healthy inflation standard. And currently we are running in a food and fuel inflation, and obviously we are working on that we are leading to oil diplomacy with multiple countries. We are focusing on the renewables. We are trying to remove the various ills which are prevalent in our food processing sector than the agri sector to lead towards the control of these two prices. APEDA is also an agency which is trying to use various regulatory controls and the uh, domestic supply of flour of essential cereals also. तो मानसी इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहें तो बता सकते हैं। यहाँ पे मैं बस बोलूंगी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं दे आर आल्सो डिक्लाइनिंग, सो दैट इज आल्सो वन साइन ऑफ पॉजिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो उसकी वजह से भी टेंशन थोड़ी और रिड्यूस हो सकती है। तो G20 वर्चुअल समिट तो जब होगी जब हम देखेंगे। एंड तो न्यू प्रोटोकॉल सून फॉर फ्रूट वेजिटेबल शिपमेंट्स वाया सी। इसके दो इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो फाइटोसैनिटरी मेजर जो है वो लगाए जाते हैं बाय द वेस्टर्न कंट्रीज व्हेन वी एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू दीज कंट्रीज, जिसकी वजह से इंपोर्ट कस्टम्स में भी दिक्कत आती है। दूसरा ये कि जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है, हमारे जो फार्म प्रोडक्ट्स की है, वो इससे बढ़ जाएगी।
बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगे, फार्मर्स की जो इनकम है उसमें राइज होगा। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरीके से उसका वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, और जो सी वेस्ट हम जनरेट होता है हमारा ये फ्रूट और वेजिटेबल शिपमेंट से, वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो अपेडा इज द लीडिंग एजेंसी इज दैट इज द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई थिंक इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड इट कोलैबोरेटेड विद वेरियस डेवलपर्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स टू डू दिस। और ये वॉयस टाइम, राइपनिंग साइकिल, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये पॉलिसी और प्रोटोकॉल जो है बनाए जाएंगे। और स्पेशल चीज कौन कौन सी है, तो फर्स्ट इज बनाना, दूसरा मैंगो, एंड तीसरा पोमीग्रेनेट, and yes, jackfruit also. So these are the four important items of the fruits which are in very high demand in the commercial market across the globe, which India exports. तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ इस सेक्टर में ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ता है, उसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वी आर ब्रिंगिंग अप दीज न्यू प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग सी ट्रेड सो दैट वी कैन हैव जो हमारी कॉम्पिटिटिव एज है वी आर एबल टू मेंटेन दैट। सो उसमें हम फोकस इसी चीज पे करने वाले हैं। प्रोटोकॉल जो होगा, अंडरस्टैंडिंग वॉयज टाइम, टोटल कितना टाइम होगा इन ट्रांसपोर्टेशन, राइपनिंग साइकिल ऑफ जो एक्सपेंसिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको और समझेंगे, सो दैट हार्वेस्टिंग भी कौन से टाइम पे करनी वुड बी द राइट टाइम, that would also be taken up in this protocol, and we can survive the time taken for reaching the supermarkets. I think these topics we have taken up. तो जनरेटिव एआई के ऊपर एक डाटा है कि इट generates 13% of software codes in India, and the time that will be saved will be 27% in India and 26% globally in the next 12 months. So generative AI क्या होती है, we have talked a lot, and generative AI has a potential to enhance the productivity of the language engineers. Large language models are uniquely placed to complement software engineering. India is also known as the global leader in software exports, or additional 2% plan used in next 12 months we are focusing upon. So we can take this that how the new front is opening between the US and China conflict over the chips. Biden admin has adopted two-pronged approach to compel China's progress by curbing the chips access. US has outlined plans for $3 billion under this program, and the business of packaging semiconductors was an afterthought for industry. Packaging एक new pillar बन गया innovation का in the semiconductor industry, and recently we are seeing that how the packaging is becoming as an integral part of the production process. Then Chips and Science Act came into being in the US under the Biden admin, has outlined a plan for 3 billion national advanced packaging manufacturing program, जिसके अंदर जो है पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, पैकेजिंग स्किल्स दी जाएंगी, एंड पैकेजिंग प्रोसेसिंग की जितनी भी फैसिलिटीज है यूएस के अंदर डेवलप होंगी, ताकि चाइना से जो डिपेंडेंस है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। तो कनाडा की बात कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मेन इशू है वो कोई और नहीं है सिवाय दो ही चीजें, एक तो एक्सट्रीमिज्म और दूसरा रेडिकलिज्म।
और उसको जो स्पेस दिया जा रहा है कनाडा के अंदर, दैट इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न बिटवीन दीज टू कंट्रीज, स्ट्रेन्ड टाइज विटनेस दीज डेज. So India achieved it in a decade what would have taken half a century otherwise, and this is obviously because of India's stack, which has leveraged DPI to create solutions in finance, health, education. The average global internet penetration rate stands at 67%, and it is just 43% in the Africa. 90% of the population used the internet in 2022. अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं डीपीआई, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में, क्वालिटी और स्टैंडर्ड लाइफ देने में कहीं ना कहीं अहम अपनी भूमिका निभाते हैं. वर्ल्ड 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो उनमें भी डीपीआई किस तरीके से लागू हो रहा है वो हम देख रहे हैं. विद अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया रिप्रेजेंट 16.12 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी बाय 2050. अफ्रीकन यूनियन का भी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी है फॉर द अफ्रीका, जो कि एक डिकेडल स्ट्रैटेजी है टिल 10 इयर्स टिल 2030. और इंडिया की अगर हम विजन की बात करते हैं तो इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन जिसमें डाइवर्स चैलेंजेस हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो डीपीआई है वो अहम भूमिका निभाता है. अगर हम जनधन अकाउंट्स की बात करते हैं जो हम 500 मिलियन. हाँ, इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो मतलब अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि इंडिया से वो क्या लेसन लर्न कर सकते हैं. पूरा यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंक्लूजन की बात हो रही है. तो इंडिया इस सेक्टर में अफ्रीका को और हेल्प कर सकते हैं. जो हमारी अचीवमेंट्स है, एग्जांपल्स लाइक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जनधन अकाउंट्स, हम ये सब कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. लाइक इस पर डिस्कशन हो चुका है. तो एक ये मेजर एरिया जहाँ पे इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. यस. Okay, now we can move on to Hindi newspaper. Okay, next वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. We are left with less time here.